वेलकम व्यूअर्स ऑन दिस चैनल वी हैव परफेक्ट बायो एंड केमिस्ट्री। तो आज हम क्लास 11th का बिल्कुल ही नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स है ना। तो हमारी 11th क्लास का ये 4th चैप्टर है, बहुत ही एकेडमिक पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके IIT नीट जेई सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि केमिकल बॉन्डिंग है ना। बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग लेट्स टॉक अबाउट बॉन्डिंग। बॉन्ड क्या होता है ना, बॉन्ड क्या है, इस जस्ट अ इंट्रैक्शन, अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन जो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो दो एटम्स को या दो मॉलिक्यूल्स को आपस में बनाए रखता है, जोड़े रखता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एक बॉन्ड। ठीक है, तो उस पूरे बॉन्ड्स के बारे में, टाइप्स के बॉन्ड्स के बारे में, स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, बॉन्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं, उन सब के बारे में हमें क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ अ बॉन्ड, सबसे बेसिक व्हाट इज़ अ बॉन्ड, होता क्या एक्चुअली में बॉन्ड है ना। तो बॉन्ड इज व्हाट, इट इज जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, बिटवीन टू और मोर एटम्स स्लैश मॉलिक्यूल्स है ना, मॉलिक्यूल्स और एटम्स किसी के बीच में भी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है जिसे हम बॉन्ड कहते हैं। ठीक है ना। अब बात आती है कि सबसे पहली शुरुआत कहाँ से हुई, बॉन्ड क्यों बनता है ना। देखो, सबसे पहला कंसेप्ट आया था इस चीज़ का लेके कि बॉन्ड फॉर्मेशन होता ही क्यों है, वो किसने दिया था हमें, दो साइंटिस्ट थे, कॉसल एंड लुइस। ओके, कॉसल एंड लुइस, इन्होंने एक थ्योरी दिया अपनी बॉन्ड थ्योरी। उन्होंने क्या बोला कि कोई भी एटम है ना, कोई भी एटम अपने बॉन्ड्स क्यों बनाना चाहता है, क्योंकि वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी अटेन करना चाहता है। क्या स्टेबिलिटी अटेन करना चाहता है। तो द रीज़न फॉर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज़ अल्टीमेटली द स्टेबिलिटी है ना। कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी एटम अपनी एनर्जी को लिमिटेड रखना चाहेगा, बिल्कुल कम से कम रखना चाहेगा। क्या एनर्जी कम मतलब स्टेबिलिटी इज़ मोर, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, एनर्जी कम होगी है ना। तो कॉसल एंड लुइस ने यही बोला, उन्होंने बोला कोई भी एटम अपनी एनर्जी को कम रखना चाहता है, बिल्कुल लीस्ट स्टेबल स्टेट में रहना चाहता है ना। तो स्टेबल कब रह सकता है, वो जो एनर्जी उसके पास कम होगी है ना। तो उस स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए वो दूसरे एटम के साथ कुछ ना कुछ शेयरिंग करता है, कुछ ट्रांसफ़र करता है ना, जिससे उसके अंदर ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है ना। तो स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए क्या हमारा ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। तो ये किसने दी थी, ये सबसे बेसिक थ्योरी कॉसल एंड लुइस ने। ओके, तो ये छोटा सा टॉपिक है, बस इतना ही। इसके बाद हम मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, हमने बॉन्ड देख लिया क्या है, इट इज़ जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं कि इट इज़ अ बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो अल्टीमेटली हमारे पास 4 टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको 2 टाइप्स के मिल सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे 2 टाइप्स के ही होते हैं, आयनिक एंड कोवेलेंट है ना। पर ऐसा नहीं है। थर्ड हमारा है डायरेक्टिव बॉन्ड, कहीं कहीं किसी बुक्स में नहीं मिलता है हमें ना। पर डायरेक्टिव बॉन्ड भी हम देखेंगे क्या होता है, एक्चुअली वो कोवेलेंट बॉन्ड का ही थोड़ा सा वहीं से निकला हुआ एक और बॉन्ड है, जिसमें हम देखेंगे शेयरिंग एक ही एटम करता है। ठीक है, और एक लास्ट होता है आपका मेटेलिक बॉन्ड। तो फर्स्ट बॉन्ड क्या हो गया, फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड इज आयनिक बॉन्ड्स है ना। पहला टाइप का बॉन्ड्स कौन सा होता है हमारा, आयनिक बॉन्ड्स। द नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड आप नाइन्थ क्लास में तो नहीं, 10th क्लास में आपने ये ज़रूर पढ़े हैं है ना। अगर आप CBSE बोर्ड को बिलोंग करते हो, ICSE में भी है आयनिक बॉन्ड्स है ना। तो ये दोनों ही ICSE CBSE दोनों बोर्ड्स में 10th लेवल पे दोनों बॉन्ड आप लोगों ने पढ़े हैं। ठीक है, इस बार हम 11th में और इनको डीपली देखेंगे। ठीक है, थर्ड टाइप का हमारा बॉन्ड हमने कौन सा बताया जो नया आने वाला है इस बार, दैट इज़ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना, या फिर इसको डायरेक्टिव बॉन्ड भी बोलते हैं, या फिर इसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्टिव बॉन्ड। एंड द लास्ट वन इज़ योर मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड का इस चैप्टर में ज़्यादा जिक्र नहीं है, पर हम देखेंगे है ना क्या होता है। 12th क्लास में मेटेलिक बॉन्ड के ऊपर पूरा चैप्टर है, DNA ब्लॉक, उसमें ज़्यादा ही डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले कमिंग टू द फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड, दैट इज़ आयनिक बॉन्ड्स। व्हाट आर आयनिक बॉन्ड्स। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड्स मतलब नाम से ही पता चल रहा है क्या इन्वॉल्व होंगे, आयंस है ना। तो आयंस इन्वॉल्व होंगे, मतलब C पॉजिटिव कैटायन एंड A पॉजिटिव एनायन है ना। तो आयनिक बॉन्ड्स आर दोज टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन विच कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस है ना। ऐसे बॉन्ड जो कब बनते हैं, जब कोई एक स्पीशीज अपना पूरा इलेक्ट्रॉन कंप्लीट का पूरा इलेक्ट्रॉन उठा के दूसरे को ट्रांसफर कर दे है ना। ये कैटायन अपना एक इलेक्ट्रॉन उठा के एनायन को ट्रांसफर कर देगा, जिससे इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया, एक इलेक्ट्रॉन गेन होने की वजह से, और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। फॉर एग्जाम्पल Na एंड दिस इज Cl। Na का कन्फिग्रेशन हम जानते हैं 281, 11 इज द एटॉमिक नंबर, एंड द एटॉमिक नंबर फॉर क्लोरीन इज 17।
इसका कन्फिग्रेशन करें हम तो 2, 8 एंड 7। अभी ये दोनों इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल है, हम जानते हैं, दीज आर बोथ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, पर केमिकली दे आर नॉट स्टेबल। केमिकली स्टेबिलिटी कैसे आएगी? जब ये हो जाए 2, 8 और ये क्या हो जाए 2, 8, 8। ये कब हो सकता है? जब ये अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस Cl को ट्रांसफ़र कर दे, है ना। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, है ना। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने से बॉन्ड बना, दैट इज़ व्हाट? आयनिक बॉन्ड, है ना। तो जो बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड्स। खास बात इंपॉर्टेंट देने वाली क्या है? ये आयनिक बॉन्ड जो होते हैं ये क्या है? इट इज़ जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये, है ना। किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम्बिक मतलब चार्ज, है ना। चार्ज की वजह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया, जो इक्वल होता है F इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है यहाँ पे दोनों के बीच में कितना होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। ये एक्चुअली में फिजिक्स का एक फॉर्मूला है जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ोगे। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैट्स 12th में, है ना। तो किसी भी दो चार्ज्ड बॉडी के बीच का फोर्स कितना होता है? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जिस तरीके से आपने 9th क्लास में पढ़ा था, ग्रेविटेशन फोर्स होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, यूनिवर्स में, जैसे हमारा अर्थ और मून, दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स कितना होता है? Fg। ग्रेविटेशन फोर्स होता है हमारा G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। ये ग्रेविटेशन फोर्स था। सेम उसी तरह का आप कुछ देखोगे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। ये कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही क्या है? बॉन्ड, एक तरीके से आयनिक बॉन्ड, है ना, जहाँ पे Q1 और Q2 क्या है? पॉजिटिव चार्ज एंड Q2 इज योर नेगेटिव चार्ज, वैल्यू ऑफ नेगेटिव चार्ज, है ना। और अपॉन R स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस जो है R उनके बीच का स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा क्या है? आयनिक बॉन्ड, ठीक है। किस तरीके से बनता है, कितना इसका चार्ज होता है, फोर्स होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आयनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या क्या फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, ठीक है। दैट इज फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज फेवरेबल कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। IB लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म, ओके, आई एम राइटिंग हियर IB। क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बात सबसे पहले और जान लो कि आयनिक बॉन्ड हमेशा बनता है मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स के बीच में, ठीक है। प्लस लिख लो या फिर स्लैश लिख लो, मतलब मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही हमेशा आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कभी भी नॉन मेटल के बीच में या फिर और मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। हमेशा और हमेशा 100% हमेशा और हमेशा ही मेटल एंड नॉन मेटल्स के बीच में आपका आयनिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे NaCl हमने देखा था, NaCl, Na इज़ व्हाट? अ मेटल, है ना। Na क्या है? मेटल, और Cl क्या है? इज़ अ नॉन मेटल, ठीक है। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में हमेशा बनता है आयनिक बॉन्ड। तो सबसे पहला फीचर या फिर फेवरेबल कंडीशन यहीं से निकल के आती है, क्या? कि मेटल जो है हमारा आयनिक बॉन्ड में, मेटल शुड बी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ओके, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हम जानते हैं मेटल ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, है ना, और नॉन मेटल्स आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, है ना। तो वो मेटल जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो ज़्यादा आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाएगा, है ना। तो मेटल हमारा कैसा होना चाहिए? इट शुड बी अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जनरली सारे ही होते हैं, हम, हाँ पता है हमें, सारे होते हैं, पर जो ज़्यादा होगा वो ज़्यादा आयनिक बनाएगा, है ना। जो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो कम आयनिक बनाएगा बॉन्ड, है ना। तो मेटल शुड बी अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव बॉन्ड। इसी तरह नॉन मेटल शुड बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। जैसे क्लोरीन हम जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, ठीक है, फ्लोरीन हाई होती है ना। तो मेटल्स की कैसे होनी चाहिए? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नॉन मेटल्स कैसे होनी चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिव। थर्ड कंडीशन इज द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल्स शुड बी लो। जब बॉन्ड बनेगा उस समय मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होनी चाहिए? लो, क्योंकि हम जानते हैं अगर आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी तो वो और जल्दी से आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, उसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी हमें, है ना। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिंगल आइसोलेटेड गैसियस एटम, है ना। तो लो आयनाइजेशन एनर्जी मतलब जल्दी से वो कैटायन में अपने कन्वर्ट हो जाएगा, Na पॉजिटिव, है ना। आयनाइजेशन हाई होगी तो हमें हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, बॉन्ड बनाने में प्रॉब्लम होगी, ओके। सो आयनाइजेशन एनर्जी मेटल्स की कैसी होनी चाहिए? लो, ओके। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल कैसी होनी चाहिए? हाई, है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, मेटल्स ने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब इसको गेन कौन करेगा? नॉन मेटल।
तो जिसकी गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा जल्दी बॉन्ड बनाएगा, है ना। जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी मीन्स लविंग नेचर, इलेक्ट्रॉन लविंग नेचर जिसका ज़्यादा होगा, जिसके अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा होगी, है ना, वो क्या होगा, ज़्यादा जल्दी आपका आयनिक बॉन्ड बनाएगा। तो मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए और नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं आयनाइजेशन एनर्जी मेटल्स की होती है ना, हाई, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉन मेटल्स की हाई होती है, ठीक है। तो दीज आर सम फेवरेबल कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, जब ये सारी कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई होंगी, ओके, सेटिस्फाई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू द टॉप प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड, ओके। आयनिक बॉन्ड या फिर ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूँ आयनिक कंपाउंड्स, क्योंकि आयनिक बॉन्ड उन्हीं के बीच में बनेगा, आयनिक कंपाउंड्स, है ना। आयनिक कंपाउंड्स कब बनेंगे, जब आयनिक बॉन्ड्स बनेगा, है ना। तो आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड को हम सिनोनिमस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी दैट आयनिक कंपाउंड्स, यानी आयनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड्स बनते हैं, दोज कंपाउंड्स आर आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड, ब्रिटल एंड क्रिस्टलाइन इन नेचर। हार्ड, ब्रिटल एंड क्रिस्टलाइन इन नेचर, इसका मतलब क्या हुआ, हार्ड आप समझ गए, हार्ड मीन्स दे आर सॉलिड, ओके। हार्ड होते पर इतने भी हार्ड नहीं होते, जैसे मेटल्स की हम बात करते हैं वो हम अलग देखेंगे, दैट इज मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। हार्ड होते मतलब जनरली दे एग्जिस्ट एज ए स्टोन्स के फॉर्म में, जैसे NaCl है ना, तो हार्ड होते हैं। पर ब्रिटल मीन्स उसके साथ, हार्ड के साथ साथ ब्रिटल भी है। ब्रिटल मीन्स हथौड़ा मारने से टूट भी जाएंगे वो, है ना। इतने हार्ड भी नहीं है कि आपके मेटल की तरह हथौड़े की तरह मार के कोई असर नहीं होगा, डक्टिलिटी, मोबिलिटी वो अलग चीज़ है, दैट इज डिफरेंट थिंग, है ना। हार्ड है बट ब्रिटल भी हैं ऑन द सेम साइड, ठीक है। तो ब्रिटल मीन्स सब्सटेंस विच कैन बी ब्रोकन डाउन, है ना। जैसे ग्लास क्या है, हमारा ग्लास, कांच का ग्लास इज अ ब्रिटल थिंग, ओके, ब्रिटल। एंड क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टलाइन मीन्स क्रिस्टल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वो, ठीक है। क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एक उसका लैटिस स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, जैसे रिफ्रैक्शन ये सब फिनोमिना शो करते हैं, जैसे नमक के NaCl के क्रिस्टल्स होते हैं, आप जानते हो, है ना। तो क्या है, आयनिक कंपाउंड्स और हार्ड, ब्रिटल एंड क्रिस्टलाइन इन नेचर। नेक्स्ट थिंग इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, शार्प एंड इसके साथ साथ हाई भी होता है, हाई एंड शार्प, ओके। हाई मीन्स ज़्यादा होता है, जैसे 200 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प मीन्स पिन पॉइंट आप कर सकते हो, 200 है तो 200 है, 200 से 204 नहीं होगा, 207 नहीं होगा, कुछ नहीं, है ना, रेंज नहीं है। यहाँ पे शार्प है, मतलब 200 पे हम पिन पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। NaCl का हम कह सकते हैं हाँ भाई 600 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट, ओके। सो दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड एज वेल एज हाई मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, they conduct what, electricity, okay, they conduct electricity in molten state, molten और aqueous state में या फिर molten state में they conduct electricity, है ना। सॉलिड स्टेट में नहीं करेंगे आप, NaCl को ले लो, है ना, सॉलिड फॉर्म में, उसमें आप टर्मिनल्स लगाइए बैटरी के, है ना, एंड यू जस्ट कनेक्ट अ बल्ब, तो वो कंडक्ट नहीं करेगा, क्यों, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ फ्री मूवेबल आयंस, है ना। फ्री मूवेबल आयंस उसके पास अवेलेबल नहीं है। एक्वस मीडियम में क्या होता है, मोल्टन स्टेट में क्या होता है कि NaCl हमारा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो जाता है ना, जिस वजह से क्या होता है, ये फ्री मूवेबल आयंस अवेलेबल हो जाते हैं और वो हमारा कंडक्ट करने लगता है इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी आयनिक कंपाउंड, है ना। तो दिस इज योर थर्ड प्रॉपर्टी फॉर आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड, ओके। द लास्ट प्रॉपर्टी इज दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। ये खुद पोलर हैं, देख रहे हो आप, आयनिक कंपाउंड्स दे आर देमसेल्व्स पोलर, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दो पोल्स बन गए, पॉजिटिव पोल एंड अ नेगेटिव पोल। तो केमिस्ट्री में कंसेप्ट होता है जो कि 12th क्लास में आएगा वैसे तो, क्या, लाइक डिजॉल्व लाइक, क्या होता है कंसेप्ट, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पोलर सब्सटेंस पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे एंड नॉन पोलर सब्सटेंस नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व होंगे, ओके। सो NaCl क्या है हमारा, पोलर, तो ये पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा, जैसे वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है। अगर आप इस NaCl को कार्बन टेट्राक्लोराइड
CCl4 में अगर डिज़ोल्व करेंगे, CHCl3 में डिज़ोल्व करेंगे या फिर किसी ऑयल में डिज़ोल्व करेंगे तो ये नहीं डिज़ोल्व होगा। क्यों? बिकॉज दीज आर नॉन पोलर, इनके पास कोई पोलैरिटी नहीं होती है, ठीक है, दे आर न्यूट्रल, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता इनके ऊपर। ये है क्या है? पोलर सॉल्वेंट। तो दे आर सॉल्युबल ओनली इन पोलर सॉल्वेंट्स। ओके, ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, एक टर्म आता है यहाँ पे बेटा, आयनिक बॉन्ड्स या आयनिक कंपाउंड्स के साथ एक टर्म एसोसिएटेड होता है, उसे हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, ये क्या होता है? लैटिस एनर्जी, व्हाट इज़ लैटिस एनर्जी? तो हमने क्या देखा, अभी हमने बात करी थी कि आयनिक कंपाउंड्स क्रिस्टल नेचर होते हैं, क्रिस्टलाइन नेचर होता है। तो क्रिस्टल्स का बेटा जो स्ट्रक्चर होता है ना, दैट इज़ जस्ट लाइक अ 3D फ्रेम। वो एक 3D फ्रेम की तरह होता है। जैसे आपका एक बॉक्स है, इस बॉक्स में आप जानते हो अगर मैं यहाँ लाइंस खींच दूँ तो एक फ्रेम स्ट्रक्चर बन जाएगा मेरा, बहुत सारे क्यूब्स बन जाएंगे, है ना। जैसे आपका कंस्ट्रक्शन होता है घर का, तो पहले एक फ्रेम तैयार होता है नीचे, है ना, तो उसको हम बोलते हैं लैटिस, है ना। जैसे एक एक ईंट, एक एक ब्रिक रख के हम पूरा फ्रेम तैयार करते हैं रूम का, दैट इज़ लैटिस, है ना। एक एक ईंट रख के, ब्रिक रख के हमने एक लैटिस तैयार करा। तो जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि NaCl जो है वो कभी भी अकेला NaCl के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो बहुत सारे NaCl से लाइन से जुड़ा हुआ है। जैसे ये हो गया एक NaCl, दूसरे NaCl से ये जुड़ा है, फिर ये नीचे एक Na से जुड़ा है, Cl, ओके, दिस इज अगेन Cl, Na एंड दिस इज Cl। इस तरीके से पीछे भी आपका यहाँ पे Na एंड Cl, ओके। ये पूरा 3D फॉर्म में जाएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलाउंग तीनों डायरेक्शन में ये मूव करेगा और एक लैटिस बन जाएगा। लैटिस मीन्स अ 3D स्ट्रक्चर, 3D रिंग लाइक स्ट्रक्चर, क्लोज्ड केज लाइक स्ट्रक्चर, या फिर केज लिखे हम, केज लाइक स्ट्रक्चर, जैसे पिंजरा होता है, केज स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं लैटिस। तो लैटिस एनर्जी क्या है? लैटिस एनर्जी वो होगी जो एनर्जी लैटिस बनाने में खर्च हो रही होगी या फिर बनाने के दौरान रिलीज़ हो रही होगी। क्यों? क्योंकि हमने बात करी कोई भी एटम्स क्यों बॉन्ड बनाते हैं? स्टेबल होने के लिए। तो यहाँ पे NaCl स्टेबल था, ओके, पर जब ये लैटिस में बनाते हैं, लैटिस में एग्जिस्ट करते हैं, तब इनकी स्टेबिलिटी और ज़्यादा हो जाती है, और ज़्यादा स्टेबल बन जाते हैं। तो और ज़्यादा स्टेबल होने से क्या होता है? और ज़्यादा स्टेबल कब होगा? जब इसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकल जाए, नेगेटिव एनर्जी, है ना, वो अपने, उसके पास ज़्यादा एनर्जी थी, वो एक्स्ट्रा एनर्जी को निकाल देगा, बाहर फेंक देगा जो उसे नहीं चाहिए, तो और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिलीज़ होती है जब 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस फॉर्म होता है, 1 मोल ऑफ लैटिस, क्रिस्टल लैटिस इज फॉर्म्ड, ओके। सो डेफिनेशन क्या होगी लैटिस एनर्जी की? लैटिस एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ crystal lattice is formed, ओके। जब 1 मोल क्रिस्टल लैटिस बना होगा किसी भी चीज़ का, तो और ज़्यादा स्टेबिलिटी आ गई इसमें, है ना, तो उस समय जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस मीन्स अ 3D केज लाइक स्ट्रक्चर, जैसे पिंजरा होता है ना, तो दैट इज़ अ लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी किस में पाई जाती है? आयनिक कंपाउंड्स में, आयनिक बॉन्ड्स के फॉर्मेशन में, ओके। अब लैटिस एनर्जी को हम नाप सकते हैं, ओके, कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली, है ना। कैसे? हमें डिफरेंट एनर्जीज़ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके लिए एक हमारे पास साइकिल होती है, उसे हम बोलते हैं बॉर्न-हेबर्स साइकिल, ओके, बॉर्न-हेबर्स साइकिल। ये क्या होता है? ये बेटा बॉर्न-हेबर्स साइकिल होता है वो साइकिल या वो प्रोसेस, है ना, वो मेथड जिससे हम किसी भी आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के दौरान उसकी फॉर्मेशन एनर्जी या फॉर्मेशन इंथैल्पी को निकाल सकते हैं। दैट मीन्स Na पॉजिटिव किस में कन्वर्ट होगा? Cl नेगेटिव से कंबाइन करके NaCl बनेगा, ओके। दिस इज़ योर सॉलिड एंड क्लोरीन इज़ योर गैस, ठीक है। यहाँ पे Cl2 रहेगा आपका, ठीक है, ओके। यहाँ पे आयंस अभी हम नहीं लेंगे, ओके, आयंस, ये अभी आयंस नहीं है, ओके, जस्ट करेक्टेड। दिस इज़ योर हाफ Cl2, बिकॉज हाफ से हाफ कर जाएगा तो बैलेंस करने के लिए, दिस इज़ योर बैलेंस इक्वेशन, ओके। तो Na से Cl कंबाइन करके क्या बना? NaCl, ठीक है, Cl2 से क्लोरीन गैस से कंबाइन करके NaCl बना। तो इस पे जो फॉर्मेशन के समय कुछ एनर्जी बनेगी, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी हमें, कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी, है ना, दोनों ही सिस्टम होंगे, ये आपका सॉलिड बनेगा। तो डेल्टा HF उसे बोलते हैं, डेट मतलब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जो Na और Cl से NaCl बना, उस समय जो फॉर्मेशन के लिए एनर्जी यूज़ हुई है, एनर्जी हमें देनी पड़ी, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या फिर एनर्जी फॉर फॉर्मेशन। अब ये कैसे बनता है ना। सबसे पहले यहाँ देखो, बॉर्न-हेबर्स साइकिल शुरू होती है हमारी कहाँ से? सॉलिड
सोडियम से। सॉलिड सोडियम को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आयनाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा आयंस रिएक्ट करते हैं आयनिक कंपाउंड में, है ना, आयंस ही रिएक्ट करेंगे। तो अभी तो ये सॉलिड है, कोई आयन नहीं है, देखो हमने यहाँ पे आयन कैंसिल कर दिए, ठीक है, ये कट कर दिए, ओके, आयंस नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस सॉलिड सोडियम को हम गैसियस सोडियम में कन्वर्ट करेंगे, गैसियस सोडियम में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि याद करो जब आयन बनता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, तो डेफिनेशन आयनाइजेशन एनर्जी की क्या होती थी, आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस आइसोलेटेड एटम, गैसियस, है ना, तो गैसियस बनाना पड़ेगा पहले हमें, आयनाइजेशन एनर्जी से पहले, आयन बनाने से पहले गैसियस बनाना पड़ेगा, सॉलिड से गैसियस। तो सॉलिड से जब भी कोई चीज़ गैसियस में बनती है उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो यहाँ पे हमें देनी पड़ेगी डेल्टा एच सब्लिमेशन, सब्लिमेशन एनर्जी हमें खुद प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है, कुछ अमाउंट में सब्लिमेशन एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे, तभी ये सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा। तो फॉर हम एग्जांपल मांग लेते हैं, सोडियम के लिए सब्लिमेशन एनर्जी होती है प्लस 108 किलो जूल्स, ठीक है, प्लस क्यों लगाया, क्योंकि हमने दी है एनर्जी, वी हैव प्रोवाइडेड द एनर्जी, बाहर से हमने एनर्जी का एक्सपेंस किया, इसलिए पॉजिटिव। अब ये गैसियस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब गैसियस से हमें क्या बनाना है, इसका आयन बनाना है, ओके। तो हम क्या देंगे नेक्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी वो भी हमें खुद देनी पड़ेगी, बाहर से प्रोवाइड करानी पड़ेगी, तो वो भी इसलिए पॉजिटिव होगी। फॉर सोडियम आयनाइजेशन एनर्जी इज 496 किलो जूल्स, ठीक है। तो सब्लिमेशन एनर्जी हमने खुद प्रोवाइड करी, आयनाइजेशन हमने खुद प्रोवाइड करी, किस में कन्वर्ट हो गया ये, गैसियस सोडियम आयन में, है ना। अब ये आयन में हो गया कन्वर्ट, ठीक है। अभी आयन आके रिएक्ट करेगा क्लोरीन से, पर उससे पहले हमें क्लोरीन का भी आयन बनाना पड़ेगा। तो ये गैस है, ऑलरेडी गैस है, तो गैस से हमें पहले क्या, इसको डिसोसिएट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये Cl2 है ना कि Cl, ओके, दो मॉलिक्यूल्स हैं C, तो दोनों को हमें तोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या देंगे, डेल्टा H डिसोसिएशन एनर्जी, है ना, क्योंकि हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी तोड़ने के लिए एनर्जी, डिसोसिएट करने के लिए, तो पॉजिटिव हो रही है डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। क्लोरीन के लिए डिसोसिएशन एनर्जी होती है 122 किलो जूल्स, ये हमने प्रोवाइड करी इसलिए पॉजिटिव है। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, क्लोरीन Cl में, अलोन अकेला Cl गैस, ठीक है, डिसोसिएट हो गया ना। अब ये Cl हमें किस में कन्वर्ट करना है, आयन में, तो हम क्या देंगे इसे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम नहीं देंगे, वो खुद एक्सेप्ट कर लेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड मतलब क्लोरीन बाहर निकालेगा एनर्जी को, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, जब भी इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा और एनर्जी को बाहर फेंकेगा निकाल के। तो ये बाहर को हमें दे रहा है एनर्जी, तो दैट इज़ नेगेटिव एनर्जी, है ना, हमने प्रोवाइड थोड़ी करी है इससे एनर्जी, उल्टा इसने हमें एनर्जी दी है सिस्टम को, ठीक है। तो इसलिए ये एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव 349 किलो जूल्स। दिस इज एक्सपेरिमेंटल डेटा, ये हमें याद नहीं करनी है वैल्यूज़ बेटा स्टूडेंट्स, ओके। 120, 349 दीज आर ऑल एक्सपेरिमेंटल डेटाज, है ना, ये हमें क्वेश्चन में गिवन रहते हैं, ये साइकिल बनाने आती है तो फाइंड करने आती है तो गिवन रहते हैं, ठीक है। हमें क्या याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सी एनर्जी पॉजिटिव होंगी, कौन सी एनर्जी नेगेटिव होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा एटम देता है हमें निकाल के, है ना, उसको और ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, वो और ज़्यादा स्टेबल होता है, जो एनर्जी को बाहर फेंक देता है वो। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl नेगेटिव आयन में, अब है ना, गैसियस। अब ये दोनों गैसियस आयन में कन्वर्ट हो गए, है ना। अब दोनों क्या हो जाएंगे, एड अप होके ये हमें देंगे NaCl, है ना, NaCl देंगे। अब NaCl हमने क्या बोला, ये लैटिस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, तो लैटिस बनेगा। अब इससे लैटिस बनेगा तो उस समय कुछ लैटिस एनर्जी U वो भी बाहर निकलेगी, लैटिस बना और ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी तो और ज़्यादा एनर्जी बाहर निकाल के फेंकेगा सिस्टम, तो -788 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी बाहर निकलेगी, ठीक है, -788 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी बाहर निकलेगी। उसे हमने क्या बोला, लैटिस एनर्जी। जब NaCl का लैटिस बनता है तो कितनी स्टेबिलिटी आती है, इतनी एनर्जी का निकलता है ना, इतनी एनर्जी का बराबर स्टेबिलिटी आती है और ज़्यादा, है ना। तो अब स्टेबिलिटी को तोड़ने के लिए हमें प्लस में इतनी एनर्जी और देनी पड़ेगी, ठीक है, प्लस में इतनी एनर्जी और देनी पड़ेगी हमें, यही इसका मतलब हुआ, है ना। तो इतनी एनर्जी सिस्टम ने बाहर निकाल दी, ठीक है, -788 किलो जूल्स, क्या कहलाए से, लैटिस एनर्जी। फिर फाइनली जो हमें बना वो बना NaCl सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो ये सब एनर्जी का अगर हम समेशन कर दें, इन सब एनर्जी का अगर हम समेशन कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, डेल्टा HF, फॉर्मेशन ऑफ, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या फिर एनर्जी फॉर फॉर्मेशन ऑफ NaCl, है ना, सबका टोटल कर दें तो क्या होगा, डेल्टा HF हमारे लिए अगर हम यहाँ पे लिखें, डेल्टा HF विल बी इक्वल टू सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी कैसी होगी, पॉजिटिव हमने दी है, प्लस आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी, पॉजिटिव आयनाइजेशन एनर्जी हमने दी है क्योंकि बाहर खुद प्रोवाइड करिए,
डिसोसिएशन एनर्जी कैसी होगी, डिसोसिएशन एनर्जी डी कैसी होगी, पॉजिटिव, क्यों, हमने प्रोवाइड की है। ओके, आयनाइजेशन सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होगी ये एनर्जी, दिस विल बी नेगेटिव, क्यों, क्योंकि एटम ने खुद हमें प्रोवाइड किया, उल्टा हमने नहीं, हमने थोड़ी देनी पड़ी थी ये एनर्जी, ये सिस्टम ने हमें खुद बाहर, एटम्स के जो मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, NaCl जब रिएक्ट कर रहा था, ACl टूटा था, है ना, तो वो उसने एक्सेप्ट करके और हमें उल्टा एनर्जी दे दी, तो नेगेटिव रही, है ना। और लेटिस एनर्जी, जब लेटिस बना और ज़्यादा स्टेबिलिटी आई, और ज़्यादा एनर्जी निकाल के फेंक दी उसने क्रिस्टल ने, तो -788 सॉरी -U, दैट मीन्स लेटिस एनर्जी। तो दिस विल बी द टोटल HF क्या होगा, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस डिसोसिएशन एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस लैटिस एनर्जी। तो दो एनर्जीज आपकी नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव एंड लैटिस एनर्जी इज नेगेटिव। तो इन सब का जो टोटल समेशन निकल के आएगा, मतलब सब्लिमेशन एनर्जी कितनी है 108 किलो जूल्स, आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है 496 किलो जूल्स, डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है 122 किलो जूल्स, माइनस 349 किलो जूल्स, माइनस लैटिस एनर्जी भी माइनस है 788 किलो जूल्स। ये सब किस में है, किलो जूल्स में। तो डेल्टा HF जब इनको हम सॉल्व आउट करेंगे प्लस माइनस करके, तो हमको मिल के आएगी कितनी, -441 किलो जूल्स। दिस विल बी योर डेल्टा H फॉर्मेशन फॉर NaCl। देख रहे हो इसके आगे बेटा नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन मीन्स स्टेबिलिटी बढ़ गई, इतनी एनर्जी Na जब Cl से रिएक्ट हुआ और NaCl बना, तो इतनी एनर्जी बाहर निकाल दी उसने, है ना, बाहर निकाल दी, मतलब और ज़्यादा स्टेबल हो गया, एनर्जी उसकी इतनी कम हो गई यार, ठीक है। सो दिस इज़ योर बॉर्न-हेबर साइकिल विच इज़ यूज फॉर कैलकुलेटिंग द डेल्टा HF फॉर आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक बॉन्ड्स के केस में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने फर्स्ट टाइप का बॉन्ड आयनिक बॉन्ड्स पढ़ा, ठीक है। आयनिक बॉन्ड्स के हमने प्रॉपर्टीज़ देखी, आयनिक बॉन्ड्स के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, कंडीशंस देखी, नेसेसरी कंडीशन क्या होती हैं, क्या होते हैं आयनिक बॉन्ड्स, और बॉर्न-हेबर साइकिल देखा, और लेटिस एनर्जी भी देखी, लेटिस क्या होता है, लेटिस एनर्जी क्या होता है। नेक्स्ट टाइप का जो बॉन्ड है दैट इज़ कोवेलेंट बॉन्ड, उसको हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।